बजट 2021। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बजट 2021 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सदन के पटल पर आज रख दिया और कई सारी बातों का जिक्र अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करते हुए नजर आए हैं। अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग जो घोषणाएं की हैं, ग्राफिक के जरिए हम आपको बता दें, प्रदेश में फिर से ग्रामीण बस सेवा शुरू होगी। इस बात का जिक्र सीएम ने किया था सदन के अंदर, कहा था कि पिछली सरकार ने इसे बंद किया, हम फिर से चालू कर रहे हैं। राज्य सरकार फिल्म प्रोत्साहन नीति भी लाएगी, इस बात का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। राजस्थानी फिल्मों को 25 लाख की सहयोग राशि मिलेगी और इससे बढ़ावा राजस्थानी फिल्मों को मिलेगा, ये सीएम ने कहा। फिल्मों को जीएसटी पर 100% की छूट भी दी जाएगी, ये भी इसमें प्रावधान है। खेती की बिजली के लिए नई कृषि वितरण कंपनी बनाई जाएगी। कृषि की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो तमाम सेक्टर्स के लिए अलग अलग घोषणाएं की गई हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं, चर्चा करेंगे इसी पर। आज मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता हैं अशोक शेखावत। अशोक शेखावत जी, आपका स्वागत है सर हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही इंडिया न्यूज राजस्थान के संपादक मनु शर्मा हमारे साथ हैं। मनु शर्मा जी, आपका भी स्वागत है सर चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले अशोक शेखावत जी, आप ही से शुरुआत कर रहा हूं मैं। सतीश पुनिया कह रहे हैं कि ये कॉस्मेटिक बजट है, कैसे लग रहा है कॉस्मेटिक बजट, समझाइए जरा। देखो कि जिस प्रकार से ये सरकार का तीसरा बजट है और इस तीसरे बजट के अंदर आप ये देखेंगे कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने लगभग 2 घंटे 45 सेकंड तक 45 मिनट तक अपना इस बजट को प्रस्तुत किया विधानसभा के पटल के ऊपर। और इस पटल के ऊपर आप देखेंगे कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि घोषणाओं की बात की, लेकिन उनके पास में कहां से पैसा आएगा इसके बारे में कोई ऐसा जिक्र नहीं किया है। क्योंकि आप इससे 2019-20 का यदि आप बजट देखेंगे, कई ऐसी योजनाएं थी जिस योजनाओं का क्या तो उसका क्रियान्वित करने के से पहले इनका लैप्स हो गया बजट 50%, किसी में 40%, किसी में 60% के लगभग। और एक निःशुल्क योजना के लिए इन्होंने कहा कि हम निःशुल्क योजना दवाई के रूप में हम लेके आए। तो 2019-20 की आप बजट में देखेंगे तो उस बजट के अंदर 36% ही इनका यूज हुआ और बाकी सारा का सारा लैप्स हो गया। तो ये निःशुल्क की ये बात करें, सिर्फ जांचें हुई कोविड की, अस्पताल बंद थे, जांच नहीं हो रही थी, मरीज भटक रहे थे। तो ये इनका ये मैनेजमेंट था जो कोरोना काल से पहले की बात बता रहा हूं। और कोरोना काल के बाद में आप देखेंगे तो पूरा ही बजट लैप्स की स्थिति में जा चुका है। अब मैं वर्तमान बजट की बात करूं, इन्होंने कहा कि 2 ये योजना लेके आएंगे। वो चिर परिचित पता था कि ये योजना किन के नाम से लेके आएंगे। एक इंदिरा गांधी जी के नाम से लेके आए, एक राजीव गांधी जी के नाम से लेके आए, जो इनको अपने वहां जो दिल्ली में बैठे हैं उनको खुश करने के लिए लेके आए। दूसरी ये बात आती है कि बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ते के लिए उन्होंने कहा कि हम 1000 रुपए का अलाउंस करा है। तो 1000 का अलाउंस किया है, तो आप ये देखिए 1,60,000 को ये दे रहे हैं, ठीक भत्ता। लेकिन 1,60,000 को दो साल में नहीं दिया है। राज्यपाल के अभिभाषण में आया कि 2,50,000 को दिया। तो 14,80,000 जो लोग हैं जो स्नातक किए हुए हैं वो बेरोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड हैं। तो उन लोगों के लिए क्या होगा, और 30 लाख के लगभग वो लोग हैं जो कि किसी न किसी प्रकार से वो भी रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड हैं। उनके लिए कुछ नहीं, उनके लिए राइडर लगाए गए हैं, पहले से लगाए गए हैं। तो उसमें उन राइडरों के अंदर जो इन्होंने रूल्स फ्रेम किए थे उसके अंदर उन्होंने किसी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं दिया। तो 1000 का सिर्फ कुछ लोगों को मिलेगा। दूसरा इनकी बात आई कि इन्होंने कहा कि हमने छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देंगे। या पाठ्यक्रम के लिए कहा है, पाठ्यक्रम के लिए उसको पुस्तकें वो उपलब्ध कराएंगे। आप ये देखेंगे इनके जन घोषणा पत्र के अंदर ये साफ आया था, छात्राओं के लिए उनको हम निःशुल्क देंगे, प्रथम से लेकर के कॉलेज तक या कोई प्रोफेशनल कोर्स तक। आप मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज देख लीजिए, आपका आयुर्वेदिक देख लीजिए, जितने पॉलिटेक्निक है उन कॉलेजों में देख लीजिए, इन जिन छात्राओं थे उनका ट्यूशन फीस है वो पूरा लिया जा रहा है। तो ये छात्रों वाली बात करें, ये कोल कल्पित है। पहले आप उसकी तो बात कीजिए जो आपने पहले कहा था अपने जन घोषणा पत्र के अंदर। अब आती है किसान कर्ज माफी की बात। किसान कर्ज माफी की बात कर रहे हैं तो इन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण में, जो दूसरा अभिभाषण था, तीसरा अभिभाषण था, उसमें कहा कि हमने 11,000 किसान है उनके हमने कर्ज माफ कर दिया है। कुछ एक छोटे आंकड़े और दिए। अब अभी 10 दिन के बाद में ये आंकड़े आते हैं, 15 दिन के बाद में आंकड़े आते हैं, साहब हमने 14,000 किसानों के ऋण माफ कर दिए। तो बीच का ये 3,000 का कहां गया, ये एक समझ में नहीं आ रहा है 3,000 का कहां गया। और प्रथम वाले अभिभाषण में आप देखोगे, द्वितीय वाले अभिभाषण में, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम 7,900 कुछ करोड़ का हमने ऋण माफ किया, फिर 3,000 बढ़ा दिया। तो आप स्पष्ट रूप से बताइए कितने किसानों को किया। प्रथम में आपने 20 लाख बताए, आज आपने नहीं बताएंगे, इसमें भी नहीं कहा कि हमने कितने किसानों का ऋण माफ किया। और नहीं आपने अभिभाषण जो तीसरा अभिभाषण राज्यपाल का हुआ उसमें भी संख्या नहीं बताई है।
ये तो आपके किसानों से संबंधित बात है। फिर एक नंदी गौशाला जो इन्होंने कहा कि गाय के लिए हम नहीं करेंगे, तो हमने एक नंदी गौशाला का किया जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी कि हर जिले में हम नंदी गौशाला स्थापित करेंगे। इन्होंने कहा कि उस योजना का मुखाल उड़ाया और विधानसभा के पटल पर इनके मंत्री ने कहा इस योजना का कोई औचित्य नहीं है, हम उसको पंचायत स्तर पर लेके आएंगे, जो इन्होंने आपके पहले वाले बजट में घोषणा करी। पंचायत स्तर में इनका उत्तर आया विधानसभा के पटल के ऊपर हमने एक भी स्थापित नहीं की है। और जो जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घोषित की उन्हें 2 में कह दे कि स्थापित हो चुकी है और 3 में प्रक्रिया चल रही है, 11 के अंदर प्रक्रियाधीन है। तो मतलब आप नंदी गौशाला को जो हमने योजना लेके आए थे जिले वाली, उसकी योजना को मोहर लगाई। और दूसरी तो आप कहते हो कि साहब ये खराब है, तो एक गायों से संबंधित सर आपकी योजना पर मोहर तो लगाई, लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रहे थे कि आप तो योजनाएं बंद करने में माहिर थे और अब वो फिर से योजनाएं अपनी वाली जो है पुरानी उनको शुरू कर रहे हैं। कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि ये बजट आपको कहीं से भी ठीक नहीं लग रहा है, चाहे किसी भी सेक्टर्स की हम बात करें, कृषि की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें। बहरहाल मैं आपके पास लौटूंगा, एक बार मनु शर्मा जी का मैं रुख करूंगा। मनु जी, क्या निकला जादूगर की पोटली से, क्योंकि बीजेपी को तो रास नहीं आ रहा ये बजट, किसी भी सेक्टर्स के लिए उनको अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए पराग, जो बजट आया है आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेश किया है, ये बजट कोरोना काल के बाद का बजट है। तो एक आम आदमी के अंदर इस बात का विश्वास जगना एक जरूरी था कि किसी न किसी सेक्टर के अंदर कहीं भी ये ना रह जाए कि सरकार कुछ कर नहीं सकती है। वो ये दिखाना चाह रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कि आने वाले समय के अंदर, क्योंकि पिछले 2 साल का जो समय रहा वो चुनावों के अंदर जो एक तो राजस्थान के अंदर जो चुनाव रहते हैं, निकायों के हों, पंचायतों के, इन समय बीता, दूसरा कोरोना काल के अंदर 1 साल का समय निकल गया। ऐसे में कहीं ना कहीं एक राज्य के लोगों को, प्रदेश के लोगों को लगना चाहिए था कि सरकार कुछ काम करना चाह रही है आगे। वो एक उन्होंने फ्रेम दिया है इस बजट के अंदर। कितनी घोषणाएं पूरी होती है वो अगले बजट में उस समय मालूम होगा, लेकिन घोषणाएं उन्होंने लंबी चौड़ी की है जिसके अंदर हर वर्ग को छूने की कोशिश की है। कोरोना काल के बाद में लोगों को लगने लग गया था कि आगे जाने पता नहीं क्या होगा, चाहे मेडिकल का सेक्टर और किसानों के लिए खास तौर से 2 फोकस उन्होंने रखे हैं इस बजट के अंदर। जो देखा जाए मेडिकल सेक्टर में जो बड़ी घोषणा करी है वो ये है कि केंद्र की जो योजना चलती है जिसके अंदर कहीं ना कहीं जो इंश्योरेंस देने की बात आती है, वो इन्होंने उसको आगे बढ़ाया है और राज्य के प्रत्येक नागरिक को ये सुविधा मिल सकेगी कि 5 लाख रुपए तक का वो कैशलेस बीमा योजना का लाभ उठा सकता है। उसको एक प्रीमियम जो है वो एक मिनिमम प्रीमियम रखा गया है जिसमें 870 रुपए के करीब आएगा और बाकी का खुद उस परिवार को देना होगा, जिसके अंदर उसका परिवार कवर होगा। कुछ लोगों को इससे मुक्त रखा गया है जिसके अंदर सीमांत किसान हैं, संविदा कर्मचारी हैं, लघु सीमांत किसान हैं, इन लोगों को मुक्त रखा गया है। दूसरी बात जो बात करें तो एक किसानों के लिए अगली बार से कहा गया है कि किसानों के लिए अलग से कृषि बजट अलग से पेश किया जाएगा। पूरे देश के अंदर इस समय किसान एक पॉइंट बना हुआ है, एक मुद्दा बना हुआ है कहीं ना कहीं कि किसानों के लिए सरकारें क्या कर रही है। उस बात को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ये नया जो है सुगुवा छोड़ दिया है कि अब से किसानों के लिए अलग से बजट होगा, क्योंकि किसानों के लिए जो प्रदेश के अंदर भी काफी संख्या के अंदर किसान है, उनके लिए क्या कुछ कर सकती है सरकार, ये सब उसके अंदर दर्शाया जाएगा। लेकिन ये अगले साल से होगा। इस साल के लिए जो उन्होंने घोषणा करी है 2 बड़ी घोषणाएं, जिसके अंदर तो 16,000 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन जो है वो किसानों को बांटा जाएगा। दूसरी बात जो उन्होंने करी है, किसानों के लिए अलग से बिजली कंपनी होगी। खैर बिजली कंपनियां पहले से घाटे में चल रही है, 5-6 कंपनियां पहले से बनी हुई है और एक नई कंपनी आ जाएगी तो सरकार के ऊपर वजन रहेगी। वो कितना काम कर पाएगी वो आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन हर सेक्टर को छू करके उन्होंने बताने की कोशिश की है कि सरकार के पास में वो तमाम बातें आ चुकी है, वो तमाम जो जनता के सामने जो अभी असुविधाएं हो रही है, जो उनकी डिमांड्स है, उनको पूरा करने की सरकार कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर के अशोक गहलोत ने आज के बजट में ये पेश किया है। जी पराग। ठीक है अशोक जी, क्योंकि सर आज के दौर में 2 चीजें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि कोरोना काल से कैसे हम निपटकर यहां तक पहुंचे हैं, स्थितियां किस दौर की रही ये सबने देखा, और एक सरकार की नीयत कैसी है। जिस तरह से मनु शर्मा जी जो जिक्र कर रहे हैं कि हर एक सेक्टर को छूने की कोशिश इस बजट में की गई है, और खासतौर पर जो इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस का जिक्र अभी मनु जी ने किया, खुद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा कि अगर मेरे से पर्सनली तौर पर पूछा जाए तो मैं बताऊंगा कि सबसे जो फेवरेट है और जो सबसे बेहतरीन है वो यही है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर के लिए एक बेहतर व्यवस्था हो, ये सभी लोग उम्मीद करते हैं। अशोक जी। देखो पराग जी, जिस प्रकार से हेल्थ के सेक्टर के लिए कहा, जो आयुष्मान योजना थी राजस्थान के अंदर 2 साल तक वो पेंडिंग रही,
और जो पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आया जिस आयुष्मान योजना के तहत, उसका एक लैप्स के कगार पर आया। अब ये योजना ये लेके आए, कोई बात नहीं, आपका जिस प्रकार से आप योजना लेके आए, लेकिन इसका इम्प्लीमेशन कैसे होगा और इसकी कौन कौन सी कंडीशन होगी। कंडीशन के अंदर इन्होंने लिखा कि 870 रुपये के लगभग वो प्रीमियम लेंगे किसी आप जो भी उसके परिवार से सम्मिलित होंगे, और उसके अलावा कितनी इनकम का जो सोर्स होगा उसके बारे में इन्होंने अभी इसमें क्लियर नहीं किया है। दूसरा इन्होंने कहा है कि हमने कई जो कैटेगरी है उनको हमने छूट दी है, वो ऑलरेडी कैटेगरी जो छूट दी गई है वो आयुष्मान योजना के तहत उन सबको छूट दी जा रही है। तो इसमें कोई स्पेशल नहीं कि इन लोगों को आपने छूट दी है, तब तक इसका पूरा फ्रेम नहीं बन जाता, तब तो ये नहीं पता पड़ेगा कि इनकी योजना ये कैसी है। वो है कि वो आयुष्मान योजना से संबंधित थी, वो सारे इसमें लेके आ रहे हैं। बाकी इसमें मुझे लगता है कुछ नहीं है जब तक इनकी रूल्स फ्रेम नहीं हो जाते। बाकी इन्होंने कहा कि बिजली की इन्होंने कहा कि 2 माह से 1 माह की बजाय 2 माह में बिजली के बिल आएंगे, तो आपने तो इसको 2 माह से 1 माह किया, फिर इसको वापस से इसको रेस्टोर कर रहे हो, इस योजना को वापस इस धरातल पर लेके आ रहे हो कि आपका ये जो बिजली का बिल है जो हम 2 महीने से लेंगे। लेकिन किसान ये पूछ रहा है कि 10,000 रुपए की जो हमें सब्सिडी मिलती थी, उस सब्सिडी का हमारे साथ क्या किया इन्होंने, जो बिजली कंपनियां थी। आप ये देखिए कि जिस प्रकार से इन्होंने स्थायी शुल्क है, फ्यूल चार्ज है, उपकर है जो बढ़ाए हैं, तो आज कितनी चार्जेस लग रहे हैं, 13 रुपये 21 पैसे, मतलब प्रति आप एक उपभोक्ता के ऊपर आपका पर यूनिट का उसका खर्चा आ रहा है, वो नहीं है। 96% ये बिजली का उत्पादन हो रहा है तो राजस्थान में हो रहा है, और अदर स्टेट में इतना नहीं, और वो बिजली खरीद रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा महंगी बिजली है। लेकिन अभी के बजट में तो घोषणा की है ना कि कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगेगा किसी भी चीज पर। दिया देखिए पराग, टैक्स की अगर बात करें तो इस बार का जो बजट आया है, बजट के अंदर करीबन 910 करोड़ रुपए के टैक्स को तो रिलीज किया गया है, यानी कम किया गया है। यानी जो सरकार की जो आमदनी होगी उसके अंदर से 910 करोड़ रुपए की कम आमदनी होगी, टैक्सेशन में कमी की गई है, ये बात समझनी होगी। जिसके कारण से इसका एक मेन जो अब की बार जो बजट पेश किया गया, इसका एक सीधा सा कारण पॉलिटिकल भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में राजस्थान के अंदर चुनाव होने वाले हैं, बाई इलेक्शन होंगे। बाई इलेक्शन 4 जगह पे हैं, जिसके अंदर वहां पर सरकार को करके दिखाना होगा, क्योंकि सीधे तौर पर कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस को अपनी सीटें वापस से लाने के लिए पुरजोर कोशिश करनी पड़ेगी यहाँ पर, इसलिए पूरी ताकत लगा करके चुनाव लड़ना चाहती है। कोई ऐसा माहौल इस तरह में ऐसा क्रिएट नहीं होना चाहिए जो कि सरकार के विरोध में हो। इसके कारण से तमाम आपने देखा होगा बजट के अंदर उन चारों जगह पर, चाहे भारतीय जनता पार्टी की जाए, किरण जी गई हो, किरण माहेश्वरी, उनके नाम पर भी कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। तो कहीं भी इस तरह का भेदभाव भी नहीं बरता जाए और वो कोशिश भी की जाए। तो सरकार ने पूरी ये कोशिश की है कि आने वाले समय के अंदर जो बाई इलेक्शन रहेंगे वहां के लोगों को क्या कुछ किया जा सकता है, उनके लिए पूरे राजस्थान के अंदर एक माहौल ऐसा बनाने की कोशिश है पूरे के अंदर कि भाई सरकार जो है पूरी अच्छी तरह से काम कर रही है, सरकार पूरी स्थिर है, वो तमाम इस बजट के माध्यम से सामने आ रही है। जी पराग। मनु जी, एक सवाल मेरा यहाँ पर यह भी है सर कि अक्सर हम देखते हैं अब अलग अलग राज्यों में एक जो फ्री वाला ट्रेंड है, जो मुफ्त वाला ट्रेंड है, वो काफी चलन में आ गया है। और इस बार भी इस बजट में अगर हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बात करें, परीक्षार्थियों के लिए बस सेवा की बात की गई है, चाहे महिलाओं की कुछ सुविधाओं के लिए हम बात करें तो वो भी फ्री की बात की गई है। तो क्या अब धीरे धीरे ये ट्रेंड भी बढ़ रहा है? देखिए पॉलिटिकल पार्टीज को हर वर्ग को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। आज की तारीख में जो स्टूडेंट्स हैं, जो युवा है, उसके ऊपर खास तौर से फोकस रखा जाता है, क्योंकि हर चुनाव के अंदर युवाओं का जोर रहता है, वो जिस तरफ उनका ट्रेंड रहता है तो पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा रहता है। आज जब राजस्थान के अंदर भी बेरोजगारी का मुद्दा कम नहीं है, यहाँ पर भी बेरोजगारी का मुद्दा काफी हावी है, पिछले कई दिनों से बेरोजगार यहाँ पर धरने पर भी बैठे हुए थे। ऐसे के अंदर सबसे बड़ी बात आ रही है कि रोजगार मिले ना मिले, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब सरकारी नौकरियों की ओर केवल युवाओं को नहीं देखना चाहिए, केवल प्राइवेट सेक्टर की ओर भी उनको ध्यान देना चाहिए। तो केवल एक सरकारी नौकरी की आस लगा करके युवा ना बैठे, तो उन्होंने खुद ने इस बात को साफ करने की कोशिश की युवाओं के बीच में। तो सबसे बड़ी बात है फ्री, तो रोडवेज के अंदर उन लोगों को फ्री सुविधा दी जाएगी जो एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन की जो तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बड़ी छूट दी गई है। क्या कुछ होगा उसकी रूपरेखा अब सामने आएगी, लेकिन एक घोषणा उनकी तरफ से की गई। तो सभी जगह अब इस बात को बिल्कुल साफ है, हर सेक्टर के लिए कोई ना कोई सरकारें जो है फ्री सुविधा देने की बात करती है, लेकिन उसके लिए आगे चल करके उसका वजन आम जनता के ऊपर ही पड़ता है। जी पराग। मनु जी, राजस्थानी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए चाहे हम 100% छूट जीएसटी की बात करें या 25 लाख की संयुक्त राशि की बात करें, तो एक बेहतर कदम के तौर पर इसको हम देखें आने वाले समय में।
राजस्थानी फिल्मों के लिए जरूरी था, राजस्थानी भाषा के लिए भी संघर्ष चल रहा है लंबे समय से। राजस्थानी फिल्मों को, क्योंकि राजस्थान के अंदर पहले ट्रेंड था, राजस्थानी फिल्में काफी संख्या में बनती थी। पिछले एक लंबे समय से देखने में नहीं आया कि राजस्थानी फिल्में बन रही हो। यहाँ के कलाकार जो है उन्होंने मुंबई में जाके नाम कमाया था, चाहे नीलू हो और कलाकार थे यहाँ के, लेकिन अब वो कलाकार भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि कला आगे बढ़ नहीं पा रही है। जो एक्टर एक्ट्रेस है वो यहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। उन सबको बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम होगा। पिछले एक साल से कोरोना के अंदर सारे सिनेमाघर भी बंद थे, कहीं भी बिल्कुल जो ये सिनेमा व्यवसाय था बिल्कुल ठप पड़ा हुआ था। खासतौर से राजस्थानी फिल्मों की बात करें तो पिछले एक साल के अंदर ऐसी भी कोई बड़ी फिल्म निकल करके सामने नहीं आई। उनको आगे लाने के लिए मुख्यमंत्री का एक अच्छा कदम है जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ पाएंगे और यहाँ के जो कलाकार हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए सबसे बड़ी बात होगी कि उनके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोचा है और एक बड़ी घोषणा करी है कि फिल्म के लिए 25 लाख रुपए का राज्य सरकार उसमें सहयोग करेगी। तो अब लोग निकल करके आएंगे, यहाँ के जो फिल्म निर्माता हैं वो भी सोचेंगे इसके ऊपर। राजस्थानी भाषा के फिल्मों की अगर बात करें तो केवल राजस्थान के अंदर ही काफी फेमस रहती है, बाहर उनको देखा जाना इतना बड़ा वो नहीं है। उसके लिए सरकार क्या कुछ प्लान करेगी वो देखना होगा। बिल्कुल अशोक जी, किस तरह से इस कदम को आप देख रहे हैं सर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी वहां की सरकार फिल्म सिटी खोलने जा रही है ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिले, वहां की जो प्रतिभाएं हैं वो उत्तर प्रदेश में निकलकर सामने आ सकें। राजस्थान में इस लिहाज से क्या कुछ आप देख रहे हैं आगे? देखो, यदि फिल्म सिटी के किसी प्रकार से रूप में राजस्थान के अंदर आती है तो वो इसका स्वागत योग्य है, लेकिन यदि आप और कल्पित बात करें और एक बजट के अंदर ऐसा कोई बड़ा प्रावधान नहीं लिखें कि उसके लिए हम ये कर रहे हैं और एक घोषणा करें कि साहब इस बजट के अंदर हम कुछ क्षेत्र के करेंगे। पहले भी इस प्रकार की घोषणाएं हुई थी लेकिन वो जमीन पर नहीं आ पाई है जी। फिर बात मैं आपको करता हूँ कि उपचुनाव की बात आ रही है। उपचुनाव में आप देखिए कि जिस प्रकार से सरकार के द्वारा आज से 3-4 दिन पहले उन्होंने वर्चुअल रूप से वहां पर हर चीजों का उद्घाटन किया और पैसे देने की कोशिश करी, जो उसमें 300 के लगभग करोड़ के लगभग थे। तो ये प्रत्यक्ष रूप से ये साबित होता है कि ये लोग क्या करना चाहते हैं, चुनाव में वोट के लिए जाएंगे और वोट को कैसे हम प्राप्त करें जनता का, इस प्रकार से प्रबंधन लेने का ये कार्य करें। जहां तक ये कॉलेज खोलने की बात आ रही है, मैं कह रहा हूँ 88 कॉलेज हैं, पिछली बार बजट में घोषणा की थी हम खोलेंगे, लेकिन उसका कोई बजट का कोई प्रारूप नहीं था। ये विधानसभा में प्रश्न उठा, गुलाब जी ने उठाया कि आपके पास प्रारूप नहीं था, कोई बजट नहीं था, तो आपने ऐसी क्यों घोषणाएं करी और क्यों लीलापूर्ति करने की कोशिश करी। और उनके उस शिक्षा मंत्री बार बार भी कहने लगे कि सब हम 88 कॉलेजें खोल रहे हैं, लेकिन धरातल पर उनका एक एक्विजिशन का कार्य जो जमीन का लैंड का था वही अधिकांशतः नहीं हो पा रहा था। तो अब इन्होंने 4 घोषणाएं और करी है। तो साड़ा की मैं बात बताऊं आपको, साड़ा में इन्होंने डीएमटी फंड है जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल जो जिसका फाउंडेशन का ट्रस्ट का होता पैसा होता है वो उन्हीं के काम में आता है, उस क्षेत्र के काम में आता है, उससे पैसा लेकर के दे रहे हैं। वो फिर कह रहे हैं साहब सरकार कर रही है, तो आप अभी 3 दिन 4 दिन पहले उसका उद्घाटन किया, पहले मंत्री ने जाकर किया और मुख्यमंत्री ने जाकर के वर्चुअल से किया। तो एक चीज का 2 बार उद्घाटन और वो भी वहीं के स्थानीय डीएमटी फंड से कर रहे हैं, तो वो सरकार का उसमें कोई योगदान नहीं है। फिर अब बात आती है आपके कॉन्ट्रैक्ट वाले जो संविदा वाले जो थे तो 3 लाख के लगभग हैं। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि लोक जुम्बिश हो, आपके जिस प्रकार के और भी जो कॉन्ट्रैक्ट में एनआरजी में लगे हुए हैं या और भी संविदा कर्मी लगे हुए हैं जिस क्षेत्र में लगे हुए हैं उनको लिए हम रेगुलाइज करेंगे और उसकी प्रक्रिया करेंगे। 8 मीटिंगें हो चुकी है और उन्होंने मंत्री जी खुद ने कहा कि हमने 8 मीटिंग की प्रक्रियाधीन है, लेकिन इसके बारे में आपने इस बजट के अंदर भी यही बातें कही है जो आप पहले 2 बार कहते हुए आए हो। तो आपने उन संविदा कर्मियों को 3 लाख के साथ उन्हें कुटाराघात किया है। जहां तक रोजगार की बात आती है कि रोजगार की इन्होंने कहा कि हम 50,000 रोजगार देंगे, जो भी इन्होंने कहा कि 2 साल में हम देंगे। इनका मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, सरकार के लिए इन्होंने कितना कहा था। जहां तक इन्होंने कितनी वैकेंसियां निकाली है मैं आपको बताऊं, 31,000 वैकेंसियां थी। उस वैकेंसियों में फर्स्ट 2 इसमें होते हैं कि आपका पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड लेवल का, तो लेवल सेकंड के लिए उन्होंने कहा कि पार्ट फर्स्ट में तो एसटीसी होंगे, उसमें बीएड धारी होंगे। तो इन्होंने एक रूल्स निकाला उसमें संशोधन करके कि सिर्फ बीएड धारी वालों को उसमें 3rd ग्रेड में आएंगे नहीं, पार्ट 2 के अंदर वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाकर के फिर वो संशोधन होता है, वापस उनका संशोधन को निरस्त किया जाता है। तो इस प्रकार से ये 31,000 जो 3rd ग्रेड के थे जो टीचर थे उनकी भर्तियों को टालने का काम सरकार ने किया। हाँ। तो आज कह रहे हैं कि साहब हम मार्च के अप्रैल के अंदर इनकी एग्जाम कराएंगे, तो 2 साल तक आपने टालने का काम किया और अब भी मैं बता रहा हूँ ये कुछ नहीं करेंगे। इसके अलावा आप देखिए कि आरएस की भर्ती 2018 जो हमने निकाली उन भर्तियों में कितनी आज भी खामियां छोड़ रखी है इन लोगों ने। कोई ऐसी बड़ी भर्ती बता दी जिन्होंने किया हो। 50,000 का ही कोर कल्पित है। पिछले बजट में इन्होंने 75,000 की घोषणा की थी, 75,000 में बता दीजिए कितना निकाली इन लोगों ने, वो भी नहीं बता पा रहे। ठीक है, कई आपके पेपर लीक हो रहे हैं।
तो आपका भर्तियों को कहाँ रोजगार देंगे? ठीक है। इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 56 इंच का, एक और बात कहता हूँ, 56 इंच का मेरा सीना नहीं है, मेरा तो 60 इंच का सीना है और मैं 7 बार पानी पी के कर रहा हूँ। वो किसके लिए कह रहे हैं? अपने ही प्रतिद्वंदियों के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं कि सब ताली नहीं बजा रहे हो। तो मतलब उनके विधायक ताली नहीं बजा रहे थे तो पता था कि ये बजट कोल कल्पित है, तो ताली कैसे बजाए? सर वो तो बीजेपी के विधायकों के लिए कह रहे थे कि आप लोग को क्या ताली ना बजाने के लिए भी व्हिप जारी किया गया है? उन्होंने कहा कि, और वो तो कह रहे हैं सर मैं पानी पी पी के प्यार कर रहा हूँ, कोस नहीं रहा हूँ। नहीं, उनके सत्ता पक्ष, नहीं, पराग जी, मैं कह रहा हूं कि सत्ता पक्ष के जो विधायक थे ना, जो 97 के लगभग निर्दलीय है, जो इनके समर्थक में है, उन्होंने भी ताली नहीं बजाई। वो उनको कह रहे थे, हमें नहीं कह रहे थे कि विपक्ष तो आप ताली बजाइए, लेकिन उनका कटाक्ष उन पर था कि आप ताली बजाइए। 56 इंच का सीना, मेरा 60 इंच का सीना है। ठीक है मनु जी, ठीक है मनु जी। दरअसल सर विपक्ष को चिंता इस बात की है कि इतनी सारी योजनाएं ला तो सरकार ने दी, हर वर्ग को छू दिया, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगा ये विपक्ष की मुख्य चिंता है। मनु जी। ये बिल्कुल सही है। सरकार ने जिस तरह की घोषणाएं करी है लंबी चौड़ी, उसको इम्प्लीमेंट करना सबसे बड़ा चुनौती भरा काम है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए कि इम्प्लीमेंट उनको कैसे कर पाएंगे। इसके लिए जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बाद में पूछा भी गया था, तो उन्होंने कहा कि वित्तीय संसाधन जो है वो राज्य सरकार के, जो एक तो लीकेज है, उन्होंने बताया कि जो कहीं भी अगर कहीं लीकेज हो रहा है तो उसको रोकने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा जो वाणिज्य कर के जो मामले रहते हैं उनके ऊपर उन्होंने फोकस किया कि जो जीएसटी का मामला है उसके ऊपर फोकस करके वो सारा पैसा जो लीकेज होता है उसको बचाने की कोशिश करेंगे, उसके माध्यम से एक तो रखेंगे। दूसरा जो केंद्र के साथ में जो हिस्सा मिलता है राज्य सरकारों को, उसको वापस से लाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्रूड ऑयल का मामला उन्होंने बताया कि रिफाइनरी अगर शुरू हो जाती है तो और ज्यादा उसके अंदर उनको फायदा मिलेगा। ये तमाम बातें उन्होंने करी कि राज्य सरकार कहीं ना कहीं से उसके लिए फंड निकालेगी और तमाम घोषणाओं को पूरा किया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यही आ रही है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो आज जो हालात बने हुए हैं, इसके जो पैसा है जीएसटी का, उसका हिस्सा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि वो हिस्सा मिल नहीं रहा है। केंद्र कह रहा है हम लगातार दे रहे हैं उनको पैसा, कोरोना काल में भी दिया। इनकी टकराहट जो रहती है, इसके कारण से कहीं ना कहीं ये योजनाएं प्रभावित होती है। पिछली बार से अब नियमों में भी बदलाव कर दिया गया है कि राज्य सरकारें कहीं जो उनको अपनी ओर से जो उसके अंदर फंड मिलाना होता है उसके अंदर बढ़ोतरी कर दी गई, जिसके चलते कई स्कीम्स ऐसी रहती है उसका पैसा राज्य सरकार ला ही नहीं पाती है और वो स्कीम जो है लैप्स हो जाती है। इन तमाम मुद्दों के ऊपर भी राज्य सरकार को सोचना होगा। जी पराग। मनु जी, ग्रेटर भिवाड़ी के लिए भी निवेश 1 करोड़ का यहाँ पर किया गया है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं सर? ये एक बेहतर साबित होने वाला है आने वाले समय में? देखिए, जब से कोरोना काल हुआ था तो रियल एस्टेट का जो सेक्टर था वो काफी प्रभावित हुआ था इसको लेकर के कि यहाँ पर बिल्कुल काम ठप्प हो गया था। अब उसको आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2-3 घोषणाएं की है। एक तो स्टाम्प ड्यूटी के अंदर कुछ उन्होंने कम किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी 50 लाख रुपए तक के फ्लैट होंगे उनके अंदर स्टाम्प ड्यूटी 6% से घटा करके 4% कर दी है। तो एक सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। जाकि रियल एस्टेट को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो राजधानी के बिल्कुल एनसीआर के नजदीक भिवाड़ी पड़ता है, तो वहां पर इसको आगे बढ़ा करके सीधा दिल्ली से कनेक्ट करने की कोशिश होगी। तो वो एक बड़ा हब बनने वाला है। उस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कोशिश की है। जी बिल्कुल। और पानी के क्षेत्र में जिस तरह से काम या फिर किया गया राजस्थान की सरकार तक, जिस तरह सरकार के दावे रहे हैं या फिर आगे आने वाले समय में होगा, उसको आप किस तरह से देखें? क्योंकि एक पानी बड़ी जरूरत राजस्थान के लिए है। देखिए, बिल्कुल सही है कि राजस्थान के अंदर पानी के ऊपर काम करने का बहुत बड़ा जरूरत है। इस समय सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है वो इस क्षेत्र के ऊपर है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो सिंचित जल है वो भी काफी कम है। इसके अलावा जो बारिश के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, अधिकतर जो खेती और जो किसानों का काम रहता है वो बारिश के ऊपर निर्भर रहता है। ऐसे हालातों के अंदर सरकार को, राज्य सरकार को जो नहरी क्षेत्र है उसके ऊपर विशेष तौर से, खास तौर से ध्यान देना चाहिए। नहरों की मरम्मत का कार्य हो। दूसरी ओर पीने के पानी के लिए जो योजनाएं है, क्योंकि राजस्थान के अंदर नए बांधों का जो काम है पिछले कई समय से अधूरा पड़ा हुआ है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जयपुर के पास की बात करें तो ईसरदा बांध है, वो अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, केवल बीसलपुर बांध के ऊपर डिपेंड है। ऐसे के अंदर दूसरे जो बांध है उनका काम जल्दी से जल्दी पूरा हो तो दूसरे लोगों को भी जो पेयजल जो जिसके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, लोगों को खरीद करके पीना पड़ रहा है आज भी कई राजधानी के अंदर, उसके आसपास के क्षेत्रों के अंदर, वहां पर भी
पेयजल की सप्लाई, सरकारी पेयजल की सप्लाई नहीं है, ऐसे हालात पैदा ना हो, इसके लिए ऊपर राज्य सरकार काम भी कर रही है। लेकिन जो प्रोजेक्ट्स हैं जल्दी से जल्दी पूरे होने चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर जैसे ही प्रोजेक्ट्स लेट होते हैं तो उसका भार भी सीधे तौर पर सरकार के ऊपर ही पड़ता है। कोई भी प्रोजेक्ट अगर चालू किया है, उसका काम अगर समयावधि के अंदर पूरा नहीं होता, 3 साल में पूरा होना है, वो खींच करके 5 साल में पूरा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका जो लागत है वो बढ़ती जाती है, सरकार के ऊपर भार बढ़ता जाता है। ऐसे में इन तमाम मुद्दों के ऊपर ध्यान दे करके तो सरकार को इस पेयजल की स्थिति पर, सिंचित क्षेत्र की स्थिति पर, इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जी पराग। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम मनु जी बात करें तो छोटे स्तर पर अगर हम देखें तो सीएचसी खोलना या फिर कुछ सीएचसी को क्रमोन्नत करना, क्या ये एक बेहतर आप मान रहे हैं कि मदद मिलेगी स्वास्थ्य के क्षेत्र में छोटे स्तर पर इससे? कोरोना के बाद में सबसे बड़ा जो ध्यान दिया गया है इस बजट के अंदर वो स्वास्थ्य सेक्टर ही है। स्वास्थ्य सेक्टर की बात करें तो जनता क्लिनिक का मॉडल आया था, लेकिन आज के बजट में जो देखा पराग, उसमें जनता क्लिनिक का कहीं आगे कोई बढ़ाने का कहीं वो उसके अंदर घोषणा नहीं की गई। केवल 10 से 12 जनता क्लिनिक खुली थी, उसके बाद में काम नहीं बढ़ा है। लेकिन सरकार ने जो आज का बजट फोकस रखा है वो सारा मेडिकल के ऊपर ही रखा है। वो किस क्षेत्र के अंदर आगे कितना देने वाले हैं वो विस्तृत रूप से सामने आएगा। लेकिन नई पीएससी सेंटर्स खोलने की घोषणा की गई है, जो आईसीयूज है उनको बढ़ाने की कोशिश की है। एक सबसे बड़ी बात राजस्थान के अंदर जो देखने को मिली सरकार में वो ये है कि लगभग अब सभी जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज जो है वो होने वाले हैं, जिससे कि आने वाले समय के अंदर यहाँ पर जो चिकित्सा सुविधा है उसके अंदर विस्तार होगा और जो आईसीयूज हैं वहां पर विस्तार करने की घोषणाएं की गई है। ये तमाम मुद्दे इसके अंदर शामिल किए गए। तो मेडिकल सेक्टर और किसान दो के ऊपर ही फोकस था पूरा बजट, मेन रूप से वो सामने आया है। जी ठीक है अशोक जी, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा सर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो आप मानेंगे कि बेहद जरूरत है, चाहे सिर्फ हम राजस्थान की बात ना करें, देश के अलग अलग राज्यों में बात करें, लेकिन राजस्थान की सरकार जिस तरह से कोरोना काल में किया, जो दावे सरकार की ओर से किए गए या फिर जो मॉडल पेश किया गया, आगे इस बजट में जो प्रावधान रखे गए हैं उनको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखो, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि हम 2000 की लगभग आपके डॉक्टरों की भर्ती की बात बताऊंगा आपको, लेकिन जो प्रगति जो रिपोर्ट आती है उसमें ये कहा गया कि 2200 के पद तो उस समय खाली है, रिक्त है। फिर इन्होंने नर्सिंग के लिखा कि 11000 के लिए वो हम भर्ती करेंगे, लेकिन 35000 के लिए वो नर्सिंग में भर्ती है। तो ये मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, सीएचसी की बात कर रहे हैं, तो इनका कैसे होगा ये इनका। और दूसरी मैं बात बताऊं आपको, केंद्र सरकार के द्वारा 2 मेडिकल कॉलेजों के यदि वर्चुअल रूप से इसकी उद्घाटन किया गया और सुपर स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल थी 6-7 के लगभग, उनके लिए 828 करोड़ का प्रावधान किया गया। क्या केंद्र सरकार ने नहीं दिया? मतलब उनका पैसे का इस बजट के माध्यम से अपना एक घोषणा करना, राज्यपाल के अभिभाषण में कहलवाना, ये सरकार का गहलोत जी का जादू है। और इसी प्रकार से कई योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना है, उस बजट को भी अपना बजट बता करके उसमें इस प्रकार का करना और कहना के साथ राज्य सरकार कर रही है। आवास योजना में देख लीजिए, सड़क योजना में देख लीजिए, आप बिजली में देख लीजिए, किस प्रकार से सेंट्रल ने जितना उनका बढ़ता था वो दिया। जहां तक ये कहते हैं कि हमारा जीएसटी का कलेक्शन की बात आती है, अभी मार्च का महीना खत्म होगा, उसके बाद में पता पड़ेगा कितना है क्या नहीं है, लेकिन उसको किस प्रकार से करते हैं साहब, इतना हमारा बाकी पड़ा है। तो मार्च का भी तो आपको वेट करना पड़ेगा ना, मार्च का वेट करने के बाद में पड़ा गया आपके पास कितने जीएसटी का बाकी है। ठीक है अशोक जी, आपका बहुत शुक्रिया। जी 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 आप ये देखें कि जिस प्रकार से ये घोषणाएं सारी जो की गई है। जी ठीक है अशोक जी, बहुत सारी बातें देखिए, चर्चाएं लगातार चलती रहेंगी क्योंकि अभी बजट पेश हुआ है, प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, आप लोग से भी हम लगातार बात कर रहे हैं, इस पर मंथन चलता रहेगा। फिलहाल मुझे समय इतनी इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। मनु जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हर एक सेक्टर को छूने की कोशिश इस बजट के जरिए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने की है, लेकिन विपक्ष को चिंता इस बात की है कि क्या इंप्लीमेंट ये सारी चीजें हो पाएंगी। सवाल लाजमी भी है, लेकिन राजस्थान की जनता के लिए क्या ये विकास का बजट साबित होगा? आने वाले समय में इन योजनाओं को, प्रावधानों को किस तरीके से लागू किया जाएगा, ये देखना बेहद जरूरी होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज, खबरें लगातार जारी हैं।